हेलो एवरीवन, एमपीसी 005 का ब्लॉक 3 स्टार्ट करा हुआ है और आज इसका यूनिट 2 शुरू करेंगे। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में और इसमें भी आपको अलग अलग टाइप के फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में बताया जाएगा, जैसे विद इन सब्जेक्ट क्या होता है, बिटवीन सब्जेक्ट मिक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन एंड उसके एडवांटेजेस। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में एक बार फिर से ये इंट्रोडक्शन में वही बता रहे हैं कि जैसे हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाने से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें ये सोचना होता है कि हम किस तरह का रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करेंगे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रिसर्च डिज़ाइन। जो आपके वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से डेटा कलेक्ट होगा, कैसे उसकी टेस्टिंग होगी। इट इज सेइंग इफ वी हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लेते हैं। और व्हेन वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास विद मोर देन वन लेवल, उसके भी हमें कई लेवल्स टेस्ट करने होते हैं, जैसे लो मीडियम हाई। एक वेरिएबल है उसके भी हमने लो मीडियम हाई लेवल 3 लेवल्स में टेस्ट करना है या 2 लेवल में टेस्ट करना है, उसको भी हमने अलग अलग लेवल्स हैं उसके भी। तो उस केस में फिर हम फैक्टोरियल डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं कि फैक्टोरियल डिज़ाइन कैसे करा जाता है। सिंगल फैक्टर डिज़ाइन हम समझ चुके हैं, आज हम फिर पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन। सो आफ्टर रीडिंग दिस व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज व्हाट इज फैक्टोरियल डिज़ाइन, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, एंड हाउ टू फॉर्मुलेट अ फैक्टोरियल डिज़ाइन। और ग्राफिकली भी आप सीखोगे कि किस तरीके से फैक्टोरियल जो एक्सपेरिमेंट है उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड जनरली स्टडी द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल एट अ टाइम। ट्रेडिशनल मेथड जो हमें अभी तक पता है वो ये पता है कि हम एक वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है और वो ईजी होता है। हाउएवर बहुत सारे केसेस में 2 फैक्टर्स में भी इंटरडिपेंडेंट, मतलब 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। One of the most significant development in modern research design and statistics is planning and analysis of simultaneous operation and interaction of 2 or more variables। तो आजकल मॉडर्न जो रिसर्च डिज़ाइंस फॉलो किए जा रहे हैं और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है उसमें कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नई चीज़ आई है वो ये आई है कि हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली मैनिपुलेट कर पाते हैं और उनका आपस में भी क्या इंटरेक्शन इफेक्ट होता है उसको हम समझ पाते हैं। तो एक चीज़ तो हम ये देख लेते हैं कि मेन इफेक्ट क्या हो रहा है। सपोज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको मैनिपुलेट करने से उसका मेन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या आ रहा है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है इसको मेन इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि फैक्टोरियल डिज़ाइन की बात हो रही है, दैट मीन्स हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक है, ये 2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2। इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, अगेन ये भी इसका मेन इफेक्ट है। ये चीज़ तो हम देख ही रहे हैं, साइमल्टेनियस ऑपरेशन में हम देख ही रहे हैं कि दोनों के मैनिपुलेशन से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं हम ये भी देख लेते हैं कि आपस में इंट्रैक्शन करने से उनका क्या इफेक्ट होता है। आपस में इंट्रैक्शन का मतलब है कि जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तो इन दोनों के एक साथ होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे। एक तो हो गया कि इंडिविजुअली जब हम करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, एक होगा कि जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसको इंटरेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब हम साइमल्टेनियसली सारे वेरिएबल्स को एक साथ लेके चल रहे हैं। वेरिएबल्स डू नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली रेदर दे ऑफन एक्ट इन कंसर्न, मतलब वहाँ पे अब वेरिएबल इंडिपेंडेंटली नहीं एक साथ काम कर रहे हैं। तो there is one design, factorial design, by which we can study the effect of more than one independent variable on dependent variable। तो factorial design से हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम मैनिपुलेट करें एक साथ तो उनका आपस में क्या इफेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। The factorial design have the advantage over the single factor design in that interaction of 2 or more variables can also be studied। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंगल फैक्टर डिज़ाइन और फैक्टोरियल में क्या फ़र्क है, तो उसमें फ़र्क यही है कि सिंगल फैक्टर डिज़ाइन में हम सिर्फ इतना देख पाते हैं कि जो मेन इफेक्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे मेन इफेक्ट क्या हो रहा है। लेकिन
जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है इसमें हम इंटरेक्शन भी देख सकते हैं। ये मेन एडवांटेज है कि इंटरेक्शन का मतलब जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो उसका असर क्या होगा। तो इन अ सिंगल फैक्टर डिजाइन लेवल्स ऑफ ओनली वन फैक्टर इज वेरिड। अब देखो ये बता रहे हैं कि सिंगल फैक्टर डिजाइन में एक ही फैक्टर के लेवल्स को चेंज किया जाता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी के लेवल्स को चेंज किया जाता है। एंड द लेवल्स ऑफ द अदर रेलिवेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख लिया जाता है। ठीक है, तो ये फर्क है कि जबकि हम जब फैक्टोरियल डिजाइन करते हैं तो हम उसमें मोर देन वन फैक्टर के लेवल्स चेंज करते हैं। फैक्टर वर्ड जहाँ भी यूज हो रहा है उसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन। अ फैक्टोरियल डिजाइन इज वन इन विच टू और मोर वेरिएबल्स और फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड in a such a way that all the possible combination of selected values of each variables are used। मतलब जो भी हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और उसके हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हर तरह का कॉम्बिनेशन जो है उसका यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, अभी आप धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा आपको जब आप इसको समझोगे। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि फैक्टोरियल डिजाइन इज अ डिजाइन इन विच सेलेक्टेड वैल्यूज ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन so that their independent as well as interactive effect upon the dependent variable may be studied। मतलब कि दो और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको मैनिपुलेट किया जाता है, सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल जितना मैनिपुलेट हो सकता है उसको सारे कॉम्बिनेशंस को मैनिपुलेट किया जाता है, ये देखने के लिए कि उसका इंडिपेंडेंट इफेक्ट क्या होगा जिसको मैंने मेन इफेक्ट बोला था, और उसका इंटरेक्टिव इफेक्ट क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, एक तो ये देखते हैं कि डायरेक्ट वो क्या इफेक्ट कर रहा है और एक देखते हैं कि जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या इफेक्ट करता है। तो इसको हम फैक्टोरियल डिजाइन बोलते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जैसे फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है, इसको द ब्रॉडली यूज टू इंक्लूड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फैक्टर का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मैनिपुलेट किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर इन द एक्सपेरिमेंट और दैट इज मैनिपुलेटेड थ्रू सिलेक्शन। तो या तो सिलेक्शन के टाइम पे मैनिपुलेशन हो सकती है, जिस तरह सेलेक्ट किया जा रहा है उसको मैनिपुलेशन कहेंगे। जो सिलेक्शन करते हैं हम वेरिएबल का, तब हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम मैनिपुलेशन कह सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हम क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको हम मैनिपुलेशन कह सकते हैं। तो इन द रिसर्च समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको क्लियर होगा। इन अ स्टडी रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ऑन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। अलग अलग ड्रग्स हैं और मतलब 3 ड्रग्स हैं, सपोज 3 डोसेजेस हैं, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 3 डोसेजेस हैं ड्रग्स की। ठीक है, और वो ये देखना चाहता है कि रिकवरी ऑफ द पेशेंट की रिकवरी पे तीनों का क्या असर होगा। अब यहाँ पे देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 3 लेवल हो गए, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम। ठीक है, नाउ फर्दर द रिसर्चर में फाइंड दैट एज इज अनदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल। तो एक तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ड्रग हो गया, इसके भी 3 लेवल हो गए। क्या 3 लेवल हो गए, एक लेवल हो गया 2 मिलीग्राम, एक लेवल हो गया 4 मिलीग्राम और तीसरा लेवल हो गया 6 मिलीग्राम। तो एक तो रिसर्चर को ये देखना है कि हमारे ड्रग्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर होता है। अगर 2 मिलीग्राम दूंगा तो कितना इफेक्टिव होगा, 4 मिलीग्राम दूंगा तो कितना इफेक्टिव होगा, 6 मिलीग्राम दूंगा तो कितना इफेक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि रिकवरी पे, पेशेंट की रिकवरी पे, ये रिकवरी लिखा है मैंने यहाँ पे, पेशेंट की रिकवरी पे, रिकवरी क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है एक तरीके से, तो उसके ऊपर मेरे जो ड्रग है, मेडिसिन की बात हो रही है, ड्रग मतलब मेडिसिन, पेशेंट की रिकवरी पे उसका क्या इफेक्ट होगा, ये मेन इफेक्ट है। 2 मिलीग्राम देने से क्या होगा, 4 से क्या होगा, 6 से क्या होगा। तो ये 3 लेवल हो गए इसके। फिर इसके अलावा भी कह रहे हैं एज भी एक फैक्टर है, एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एज। तो यहाँ पे दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एज। तो एज इज अनदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल दैट में इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिकवरी। एज से भी तो फर्क पड़ता है, जो ज़्यादा एजिड होते हैं उनको टाइम लगता है रिकवर होने में, तो एज से भी फर्क पड़ता है। कोई यंग एज में होगा वो बहुत जल्दी रिकवर होगा, तो चाहे आप यंग एज वाले को 2 मिलीग्राम दोगे तो भी वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, एज कम्पेयर टू कोई ओल्ड एज वाला होगा तो उसको 6 मिलीग्राम देना पड़ेगा। तो एज इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एज दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड। अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली तो मैनिपुलेट कर ही नहीं जा सकती एज। आप किसी की एज कम ज़्यादा तो कर नहीं सकते कि आपने कोई पर्सन सेलेक्ट कर लिया, कभी उनकी एज कम कर रहे हो, कभी उनकी एज ज़्यादा कर रहे हो।
आप एक्सपेरिमेंट में तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते एज। अब आप इसकी मैनिपुलेशन कहाँ करोगे? सिलेक्शन में करोगे, मतलब आप ऐसे लोग सेलेक्ट करोगे जो अलग अलग एज के होंगे, ठीक है। तो ड्रग्स की मैनिपुलेशन यानी ड्रग्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा करना तो हम एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं, लेकिन एज की मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सकते, उसको हम सिलेक्शन में करेंगे। तो द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल एज इज अचीव थ्रू सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, और उसमें हम अलग अलग एज के लोग लेंगे। यानी कि सपोज यहाँ पे यहाँ से इन्होंने 30 साल तक के एज के एक ग्रुप ले लिया, एक ग्रुप ले लिया 40 साल तक की एज का, और एक ग्रुप ले लिया 50 साल की एज का। और पहले इनको 2 मिलीग्राम दिया तीनों को, फिर 4 मिलीग्राम दिया, फिर 6। तो मतलब इसमें देखो आप कितने सारे लेवल्स बन रहे हैं। अगर हम देखें तो पहले ड्रग्स के 3 लेवल हैं, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम। ऐसे ही दूसरा इंडिपेंडेंट है एज, उसके भी 3 लेवल है, 30 से कम वाले जो है बिलो 30 आप कह लो, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, इस टाइप से ले लिया। तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके 3 लेवल हैं, और दूसरा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके भी 3 लेवल है। एक तो इंडिविजुअली उसका इफेक्ट देखेंगे कि डायरेक्टली अगर हम सिर्फ ड्रग का देखें कि ज्यादा ड्रग लेने से रिकवरी ज्यादा होती है, कम लेने से, ये भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर एज है, बीच में एज का फैक्टर आ जाता है कि 2 मिलीग्राम इस एज को देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, 2 मिलीग्राम इस एज को देंगे तो क्या। तो ये जो हम दोनों चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। मेन इफेक्ट होता है डायरेक्टली देखना कि इतना क्वांटिटी देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। इंटरेक्शन इफेक्ट होता है कि दोनों को कंसीडर करना, कि पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को कंसीडर करके देखना कि क्या इफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट। अभी और एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे तो और आपको क्लियर होगा। तो मेन इफेक्ट में क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट इफेक्ट ऑफ अ फैक्टर ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपलेस्ट इफेक्ट क्या था? जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर मैं ड्रग की डोसेज 2 मिलीग्राम देती हूँ तो वो क्या असर करता है, 4 मिलीग्राम देती हूँ तो क्या असर करता है। या दूसरा भी हो सकता था कि अगर 30 साल से कम लोगों को ड्रग देंगे तो उसमें कैसे असर करेगा, 40 साल तक के लोगों को ड्रग्स देंगे तो कैसे असर करेगा, 50 साल तक के। तो ये तो मेन इफेक्ट हो गया, ठीक है, कि सीधा सीधा ड्रग्स का क्या इफेक्ट हो रहा है। इसमें हम आपस में इंटरेक्शन नहीं देख रहे, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंटरेक्शन में क्या होता है? कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मेन इफेक्ट ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मे बी एट टाइम मिसलीडिंग। अब कई बार मिसलीडिंग भी तो हो सकता है। सपोज यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम ज्यादा देंगे तो ज्यादा जल्दी रिकवरी होगी, इसलिए हमें ये ड्रग ज्यादा देना चाहिए। पर यह आपका ये जो रिजल्ट आ रहा है कि ज्यादा क्वांटिटी देने से ज्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ये गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है इसमें एज का भी तो फैक्टर हो सकता है कि आपको यंग लोगों को ज्यादा देना ही ना पड़े, वो कम 2 मिलीग्राम में ही ठीक हो रहे हो। तो इसीलिए ये चीज को कंट्रोल करने के लिए कि कहीं हमारे रिजल्ट मिसलीडिंग तो नहीं है, उसके लिए क्या करा जाता है? उसके लिए इंटरेक्शन इफेक्ट किया जाता है। अनलेस वी टेक इनटू कंसीडरेशन द इंटरेक्शन इफेक्ट, तभी तो उसमें फिर वो देखते हैं कि अगर एज के अकॉर्डिंग हम इंटरेक्शन इफेक्ट देखें कि कम एज वालों को भी देके देखो, ज्यादा एज वालों को अलग अलग डोज देके देखो, तो आपस में जब दो चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं तो दोनों का असर मिला के जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअली में सही होगा। तो अभी तक आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि मेन इफेक्ट क्या होता है और इंटरेक्शन क्या होता है। तो मेन इफेक्ट हो गया डायरेक्टली देखना, जो कि कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है, और इंटरेक्शन इफेक्ट होता है कि हम डायरेक्टली ना देख के दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी कंसीडर कर रहे हैं कि अगर 2 मिलीग्राम यहाँ दिया तो कितना जल्दी रिकवर हुआ, 2 मिलीग्राम यहाँ दिया तो कितना जल्दी रिकवर हुआ, और 2 मिलीग्राम यहाँ दिया, ऐसे ही 4 मिलीग्राम को यहाँ दिया तो आपस में इंटरेक्शन करके फिर हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में क्या नजर आ रहा है रिजल्ट्स में। So according to McBurney and White, interaction means when the effect of one independent variable depends on the level of another independent variable। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल पे डिपेंड करता है, उसको इंटरेक्शन कहते हैं। एंड एन इंटरेक्शन इज द वेरिएशन अमंग द डिफरेंस बिटवीन मीन फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ फैक्टर। तो हम मीन निकालते हैं, फिर उससे हमें आइडिया लग जाता है। तो मीन निकाला जाता है जब हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स में देखते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल और आपको यहाँ पे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन क्लिनिक हैज 2 डाइट्स एंड 1 एक्सरसाइज रिजीम। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाइट है, एक तो डाइट है, अलग अलग तरह की डाइट। दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सरसाइज रिजीम, किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन।
कि अलग अलग तरह की डाइट लेने से या एक्सरसाइज करने से दोनों में से किससे हमारा कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन जल्दी हो रहा है, ठीक है। It was found that exercise alone was effective and diet alone was effective in reducing cholesterol level, जिसको main effect of exercise and main effect of diet बोलते हैं कि सिर्फ डाइट कंट्रोल करने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, एक्सरसाइज करने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। ऑल्सो फॉर दोज पेशेंट हु डिडंट एक्सरसाइज, टू डाइट्स वर्क इक्वली वेल, मतलब जो एक्सरसाइज नहीं करते उनका सिर्फ डाइट से ही बहुत फर्क पड़ा है कोलेस्ट्रॉल लेवल में, जो कि डाइट का मेन इफेक्ट हो गया, ठीक है। Those who follow diet A and exercise got the benefit of both. अब सपोज दो डाइट हैं, डाइट A और डाइट B, तो जिन्होंने डाइट A ली सिर्फ और एक्सरसाइज किया तो उसको उसमें भी जो इफेक्ट दिखा वो भी एक मेन इफेक्ट हो गया। एंड मेन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, डाइट A का मेन इफेक्ट और एक्सरसाइज का मेन इफेक्ट। हाउएवर इट वाज फाउंड दैट दोज हु फॉलो डाइट B and exercise got benefit of both plus a bonus, an interaction effect। और जिन्होंने डाइट बी लिया था उनको डाइट बी का भी मेन इफेक्ट हुआ, एक्सरसाइज का भी मेन इफेक्ट हुआ, लेकिन जो डाइट बी लेने से इंट्रैक्शन इफेक्ट भी नजर आया। अब इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि ये किस तरह से बता रहे हैं इन्होंने, ये एग्जाम्पल समझाया हुआ है आपको कि मान लो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, एंड मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ इसको। जैसे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डाइट ए, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डाइट बी, ठीक है, और तीसरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्होंने लिया हुआ है एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वैसे तो ये पता है हमें कि डाइट लेने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, डाइट ए लेने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है, डाइट बी लेने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है क्योंकि वो डाइट स्पेशल डाइट है, और एक्सरसाइज करने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है क्योंकि हम सबको पता है एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। लेकिन जब हम इंट्रैक्शन इफेक्ट देखते हैं, वो तो उनके मेन इफेक्ट हैं, लेकिन जब हम इंट्रैक्शन इफेक्ट देख रहे हैं तो उसमें ये देखा कि सपोज किसी ने डाइट ए लिया और उसने एक्सरसाइज भी किया तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। मैं यहाँ पे रिड्यूस लिख रही हूँ, तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे डाइट का भी मेन इफेक्ट हुआ और एक्सरसाइज का भी मेन इफेक्ट हुआ, और ये देखा गया कि दोनों लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस हो रहा है मेनली, जैसे कि होना चाहिए, जैसे वो जब डाइट ले रहा था तो भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन डाइट बी के केस में क्या हुआ, जब उसने डाइट बी ली, अब सपोज हो सकता है डाइट बी सिर्फ वो वाली डाइट है जिसमें सिर्फ उनको फ्रूट्स खाने के लिए बोला गया है या सैलेड लेने के लिए बोला गया है, हम ये मान के चलते मतलब डाइट ए में कुछ चीज़ें ज़्यादा बोली गई हैं, लेकिन डाइट बी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट है जिसमें उनको खाली फ्रूट सैलेड और ऐसी चीज़ें बोली गई है जिसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता। अब ये देखा गया कि जब डाइट बी ली उन्होंने और एक्सरसाइज भी करी तो यहाँ पे एक तो मेन इफेक्ट तो हुआ ही डाइट का भी मेन इफेक्ट हुआ, एक्सरसाइज का भी मेन इफेक्ट हुआ, लेकिन बिकॉज वो डाइट ऐसी थी ना उसका एक बोनस इफेक्ट भी हुआ कि कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब जितना नॉर्मली मेन इफेक्ट में रिड्यूस होना था उससे भी ज़्यादा मोर रिडक्शन हो गई। अब ये मोर रिडक्शन यहाँ नहीं दिखी, क्यों यहाँ पे, क्योंकि इंट्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे इन दोनों का इंट्रैक्शन नहीं हुआ, बिकॉज हो सकता है डाइट नॉर्मल थी, नॉर्मल डाइट थी जो सब लोग लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑयल कम करके, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी डाइट, नॉर्मल डाइट थी, तो थोड़ा बहुत डाइट का जो मेन इफेक्ट होना था वो तो हो ही रहा था, और एक्सरसाइज का जो मेन इफेक्ट होना था वो तो हो ही रहा था, इसलिए रिडक्शन हो गया था। बट जब डाइट बी ली गई तो वहां पे देखा कि रिडक्शन तो हो रहा है नॉर्मल डाइट कंट्रोल से और एक्सरसाइज से, बट बिकॉज बी डाइट जो है वो थोड़ी और ज़्यादा डिफरेंट थी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट थी, तो उसकी वजह से एक बोनस और दिखा जो था इंट्रैक्शन इफेक्ट, और इंट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, नॉर्मली जितने होने चाहिए थे उससे भी ज़्यादा कम हो गए। तो यानी कि अगर इसका और इसका कॉम्बिनेशन लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब हम देखना चाहते हैं कि किसी चीज़ का मेन इफेक्ट क्या है और उसका इंट्रैक्शन इफेक्ट क्या है दोनों का, तो आगे किसी को रिकमेंड करने के लिए अगर अब इस तरह के रिजल्ट हमें पता चले तो हम रिकमेंड कर सकते हैं आगे लोगों को कि अगर आपने कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन बहुत ज़्यादा किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है और उसको बताना है तो आप उसको डाइट ए की जगह डाइट बी रिकमेंड कर सकते हो। तो इस तरह का इंट्रैक्शन इफेक्ट हमें गाइड करता है एक तरीके से कि क्या रिजल्ट आ सकते हैं किसी चीज़ के इंट्रैक्शन के। अब इसमें टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस भी होती हैं, अलग अलग टाइप की इंट्रैक्शंस होती हैं। पहला है एंटागोनिस्ट इंट्रैक्शन।
एंटागनिस्ट जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। एंटागनिस्ट होता है एक दूसरे के ऑपोजिट चलना, मतलब नेगेटिव साइड को बोलते हैं। तो व्हेन मेन इफेक्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट एंड इंटरेक्शन इज सिग्निफिकेंट, in this situation the two independent variables tends to reverse each other's effect। मतलब पहले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मेन इफेक्ट था वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन जब इंटरेक्शन इफेक्ट हुआ तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट निकला। यानी कि एक चीज़, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट देखा पहले, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया उसका इफेक्ट देखा, लेकिन मेन इफेक्ट दोनों का अलग अलग इतना इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा था। लेकिन जब दोनों को एक साथ लिया तो देखा दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को काट दिया। ऐसे केस में आप एक एग्जांपल ले सकते हो। मान लो सपोज आपने कोई वेट कम करने के लिए कोई ड्रग लिया, मेडिसिन ली, उसका आपको इतना इफेक्ट नजर नहीं आया। फिर आपने सोचा मैं दूसरी एक और मेडिसिन आती है, जैसे कई लोग होते हैं ना पहले एलोपैथी ट्राई करते हैं, कुछ नहीं लगता तो वो कहते हैं चलो एलोपैथी की जगह आयुर्वेदा ट्राई करके देखते हैं, आयुर्वेदा भी ठीक नहीं लगा तो वो होम्योपैथी पे आ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करी तो मेन इफेक्ट कुछ दिख ही नहीं रहा था, उनको लगा कि मेन इफेक्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इतना पता नहीं चल रहा, कोई फर्क नहीं आ रहा हमारे वेट में। लेकिन एक दिन गलती से दोनों साथ में ले लिया तो वो बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों का जो इंटरेक्शन इफेक्ट था ना वो एंटागनिस्ट था, मतलब एक ने दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट, रोक दिया या कैंसिल आउट कर दिया, उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स हो गए या कुछ भी हो गया। तो इसका मतलब रिवर्स करते हैं एक दूसरे को। तो अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि एक का इफेक्ट था, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने उसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। ये एक दूसरे के इफेक्ट को काटते हैं, इसको क्रॉस फॉर्म में दिखाया जाता है। तो एंटागनिस्ट का मतलब है कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को काट रहे हैं और ज्यादा खराब कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिंगल जब ड्रग्स ले रहे थे, अलग अलग मेडिसिन ले रहे थे, तब इतना फर्क नहीं आ रहा था, मतलब ना अच्छा हो रहा था ना खराब हो रहा था, कोई मेन इफेक्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन जब दोनों एक साथ ले लिए तो उससे और ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई, एक दूसरे के इफेक्ट को रिवर्स कर दिया। फिर होता है सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। सिनर्जिस्टिक होता है इकट्ठा चलना, साथ में चलना, मिलके चलना। तो जैसे ये एंटागनिस्ट एक दूसरे को काटते हैं, सिनर्जिस्टिक साथ में चलने की बात करते हैं। तो व्हेन हायर लेवल ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक चीज करने से दूसरे, जब दूसरा लेते हैं तो दूसरा उसके इफेक्ट को भी और बढ़ा देता है। तो जैसे सपोज हमने सुना है कि एक्सरसाइज करने से मसल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अगर आप साथ में प्रोटीन भी लो तो वो उस चीज को और बढ़ा देता है। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जैसे सिंगल करते हैं तो ये इफेक्ट आता है, एक्सरसाइज करा मसल ग्रोथ हुई, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं करा सिर्फ प्रोटीन लिया तो भी मसल ग्रोथ हो रही है, लेकिन दोनों एक साथ लिए, दोनों ने इंट्रैक्शन किया तो मसल ग्रोथ बहुत जल्दी हुई। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को और बढ़ा रहे हैं और जल्दी इफेक्ट नजर आ रहा है। तो इसका ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। तीसरा आता है सीलिंग इफेक्ट इंट्रैक्शन। सीलिंग इफेक्ट इंट्रैक्शन वो होता है जहां पे सीलिंग एक आ जाती है, मतलब एक प्लेटो बन जाता है कि इससे आगे कोई असर होगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे व्हेन द हायर लेवल ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल reduces the differential effect of another variable, that is one variable have a smaller effect when paired with higher level of second variable। तो मान लो स्कूल में इसका एग्जांपल ये लिख सकते हैं कि कोई एक टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो रही है। हो सकता है स्कूल में नए टीचिंग एड्स आए हैं या टीचिंग मटेरियल नए आए हैं, AI का यूज किया जा रहा है, बहुत सारे तरीकों से ऐसे पढ़ाया जा रहा है जिससे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वो एक हायर लेवल तक पहुंच गई है, उसकी परफॉर्मेंस उससे ज्यादा हाई नहीं हो सकती। तो टीचिंग मेथड है जिससे परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज हो चुकी है और वो इतने हाई लेवल तक पहुंच चुकी है कि अब वो एक फ्लैट होता जा रहा है, उससे ज्यादा हाई नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उन बच्चों को ट्यूशन में भी डाल दिया, ठीक है। अब ऑलरेडी इतना हाई परफॉर्मेंस हो रही है टीचिंग मेथड स्कूल का जो इतना अच्छा है उसकी वजह से, तो ट्यूशन का कोई असर ही नहीं हो रहा, मतलब ट्यूशन से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। एक चीज के हायर लेवल की वजह से सेकेंड चीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो उस तरीके की इंटरेक्शन को सीलिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब इसमें जो दूसरी चीज है ट्यूशन, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जितना ऑलरेडी हायर लेवल था उतने पे ही जा रहा है। तो बच्चे ऑलरेडी कितना अच्छा पढ़ रहे हैं स्कूल में और उनको ट्यूशन में अलग से डालने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। उल्टा हो सकता है कि उसका दूसरे का इफेक्ट खराब हो जाए, कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि धीरे धीरे वो जो ऊपर से स्कूल से सीखते हुए आ रहे हैं वो परफॉर्मेंस उनकी डाउन होनी शुरू हो जाए। तो सीलिंग इफेक्ट हो गया कि एक हायर लेवल ऑलरेडी एक वेरिएबल की वजह से हो चुका है, तो दूसरे वेरिएबल को जितना इंट्रोड्यूस कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये भी एक इंटरेक्शन इफेक्ट देखा जाता है कई जगहों पे। तो ये 3 तरह के इंटरेक्शन इफेक्ट हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन आर कॉमन इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। हमारे रिसर्चेज जो होती हैं साइकोलॉजी में, उसमें ये चीज़ें बहुत कॉमन है। इस तरह के इंटरेक्शंस हम देखते हैं कई बार 2 वेरिएबल्स के बीच में। तो रैंडमाइजेशन क्या है? इज अ प्रोसेस बाय विच एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर एलोकेटेड टू ट्रीटमेंट एंड दैट इज बाय अ रैंडम प्रोसेस और नॉट बाय अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। तो रैंडमाइजेशन में वही चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं कि हमें रैंडमली जो है अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें किस में हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में जब डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट को, तो वो रैंडमाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए, रैंडम प्रोसेस होना चाहिए। ट्रीटमेंट शुड बी एलोकेटेड टू यूनिट्स इन सच अ वे दैट ईच ट्रीटमेंट इज इक्वली लाइकली टू बी अप्लाइड टू ईच यूनिट। हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो सबके इक्वल चांसेस हों कि सबके ऊपर वो ट्रीटमेंट हो। इसमें कोई सब्जेक्टिव बायस या उस तरह से अनइक्वल ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। ग्रुपिंग जब हो तो उसमें सबके इक्वल चांसेस होने चाहिए सारी ट्रीटमेंट या सारी कंडीशन से गो थ्रू करने के। तो रैंडमाइजेशन प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि उसमें कोई एरर्स ना आए। एंड ब्लॉकिंग का मतलब है दिस इज द प्रोसीजर बाय विच एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर ग्रुप्ड इनटू होमोजीनियस क्लस्टर इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द कंपैरिजन ऑफ द ट्रीटमेंट बाय रैंडमली एलोकेटिंग द ट्रीटमेंट विद इन ईच क्लस्टर और ब्लॉक। तो दो ग्रुप्स को ये ब्लॉक बोल रहे हैं कि हम 2 ब्लॉक्स को इक्वल ट्रीटमेंट देके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमने कहीं पे ट्रीटमेंट कम या ज़्यादा या अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करी है। तो जो ग्रुप्स को हम डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करते हैं या ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, वहाँ पे कंपैरिजन ऑफ ट्रीटमेंट करना है तो रैंडमली एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो क्लस्टर या ग्रुप होमोजीनियस होने चाहिए, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि मैच ग्रुप डिज़ाइंस होते हैं जहाँ पे हम ग्रुप डिवाइड करते हैं तो वो इक्वलेंट ग्रुप्स रखते हैं। तो एक तो रैंडमाइजेशन हो, होमोजीनियस क्लस्टर हो, एंड जो कंपैरिजन हम दोनों का कर रहे हैं तो उसमें ट्रीटमेंट रैंडमली एलोकेट हो हर ब्लॉक को, हर क्लस्टर को। ये चीज़ें लिखी है कि कैसे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर है उसको कम कर सकते हैं जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे सिंपल 2 फैक्टर डिज़ाइन। एंड I hope you have understood till now, and thanks for watching.